अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। नालंदा कॉलेज JET+2 स्कूल से किया सर। ऑप्शनल जी पेपर सर। क्या रहा? सर ऑप्शनल पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर है सर, CDPO में। अच्छा, ICDS प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? जी है सर, जानते हैं सर। ये कब शुरू हुआ? इसका शुरुआत सर 1975 ईस्वी में हुआ है सर। अच्छा, वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई? वंदे मातरम, सॉरी सर। अच्छा, कुपोषण की चर्चा इतनी ज्यादा होती रहती है जी सर। और आप CDPO के लिए नियुक्त हो गए तो वहां पे कुपोषण से ही ज्यादा संबंधित समस्याएं सामने आई। तो कुपोषण का क्या स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया? किसे कुपोषण कहा जाता है? सर कुपोषण के लिए सर जो सर संतुलित आहार है सर, जो बच्चे को नहीं मिल पाते हैं सर, उसको कुपोषण कहेंगे सर। इसके लिए सर स्टैंडर्ड है सर, बेस्टिंग है सर, और स्टैंडिंग है सर, और अल्प वजनी लोगों को कुपोषण कर सकते हैं सर। भारत सरकार इसका स्टैंडर्ड क्या निर्धारित किया है? सॉरी सर। अच्छा, G20 की चर्चा इस समय जोरों पे है यस सर। और G20 का गठन कब हुआ? सर G20 का गठन सर 1999 में सर। प्रथम इसका अध्यक्ष कौन बना था? USA सर। हाँ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडिया सर। आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स जी पेपर है। सर। यस सर। बताइए कि इकोनॉमिक्स में किंग्स की क्या भूमिका रही? किंग्स की सर, हाँ, बेरोजगारी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर उन्होंने सिद्धांत दिया है सर। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, ये बताइए, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ सर। अच्छा, अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक परिभाषा आप दीजिए। सर न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करने की जो विधि होती है सर, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है सर। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का नाम सुने हैं? जी सर। एडम स्मिथ किस लिए याद किए जाते हैं अर्थशास्त्र में? सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए, और लेजिस फेयर का सिद्धांत है सर, हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत है सर, उनके लिए सर जाने जाते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक भी है सर एडम स्मिथ सर। एडम स्मिथ से पहले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता था? माने कौन विचारधारा हावी था? सॉरी सर, एग्जैक्ट पता नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि GDP और GNP में अंतर क्या है? सर GDP एक वित्तीय वर्ष में सर देश की सीमा के अंदर सर उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को सर GDP कहा जाता है सर। जबकि GNP में सर GDP प्लस X माइनस Y होता है सर, जिसमें X में सर जो भारत के नागरिक सर जो विदेशों में कार्य करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं सर, और Y का अर्थ होता है सर कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं और उसको रेमिटेंस भेज रहे हैं भारत में सर। ये बताइए कि एकाधिकार क्या होता है? सर अगर जो बाजार बाजार प्रणाली में सर किसी कंपनी का सर तो सारे वस्तुओं पर नियंत्रण हो जाए सर, उसको एकाधिकार कहते हैं सर। अच्छा, कुछ ही कंपनी का इसमें होता है सर। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें सबसे जी ज्यादा सर। चर्चा आता है गिफेन वस्तु की।
जी सर। मीथेन वस्तु क्या होता है? सॉरी सर, अभी याद नहीं है सर। मांग का नियम क्या है? सर मांग का नियम से तात्पर्य है सर किसी ग्राहक के द्वारा या किसी कर्मचारी के द्वारा जो वस्तुओं का मांग मांग जो किया जाता है सर, उसी को मांग कहते हैं सर। अगर जो मांग बढ़ता है सर तो कीमत कीमत इसके अपोजिट होते हैं सर। मांग एंड डिमांड में उल्टा होता है सर, उल्टा संबंध होता है सर मांग और आपूर्ति में सर। सॉरी सर। अच्छा, पूर्ति का नियम क्या होता है? सप्लाई का। जी सर, किसी ग्राहक के द्वारा सर जितना डिमांड किया जाता है सर उत्पादकता के द्वारा उतने उतनी मात्रा में जब दिया जाता है सर या उससे कम दिया जाता है सर, तो उसको पूर्ति का मांग बोल सकते हैं सर। एग्जैक्ट सर पता नहीं है सर। अच्छा, आपकी सीडीपीओ में अगर नियुक्ति कर दी जाए तो आप जी कैसे सर। सर्विस देंगे? सर जो सरकार की नीतियां हैं सर, जो बच्चों और महिलाओं के लिए जो पॉलिसी है सर, उसका सही से क्रियान्वयन करेंगे सर। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चों, जो आपकी सीडीपीओ में नियुक्ति होगी तो सबसे जी बड़ी सर। समस्या आप अभी क्या देख रहे हैं? सर सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में कुपोषण का दर सर जो बढ़ता जा रहा है सर, और मॉल न्यूट्रिशन की समस्या भी देखी जाती है सर। नरेंद्र जी, यस सर। कुपोषण दूर करने के उपाय आपसे पूछे गए तो जी आपने सर। कहा कि हम योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। ठीक है, जो जी योजनाएं हैं सर। उनको आप क्रियान्वित करेंगे। कुछ यस सर। सुझाव बताइए कि इन योजनाओं में क्या सुधार होना चाहिए, क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा और लाया जाना चाहिए। सर मेरे से जो पर्सनली पूछा जा रहा है सर, तो इसमें मैं जोड़ना चाहूँ सर कि जो बच्चे को जो सर जो गर्म खाना खिलाने का जो प्रावधान है सर आंगनबाड़ी में सर, उसको मैं सर जीविका दीदियों को सर जोड़ना चाहूंगा सर, ताकि जो खाना में अनियमितताएं होती है सर उसको दूर किया जाए सर। और जो महिलाओं में जो एनीमिया की जो समस्या देखी जाती है सर, उसको संतुलित आहार के रूप में सर देना देना चाहूंगा सर। अच्छा ठीक है। जो कार्य का अत्यधिक बोझ है आंगनबाड़ी दीदियों पर, जी सर। उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सर उनको सर कम करने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जा सकता है सर। जो उनका जो वर्क है सर, वो तो उनको करना ही पड़ेगा सर। जैसे कि जो बच्चों के जो मॉनिटरिंग से उनका कार्य बोझ कम हो जाएगा। जी सर थोड़ा सा होगा कम सर। जैसे जो एलएस कैसे, होती है सर, समझाइए। जैसे लेडी सुपरवाइजर होती है सर, वो प्रॉपर अगर जो निगरानी करें सर, कितने बच्चे आए कितने बच्चे नहीं आए, और उसका सारा लेखा जोखा जो रखते हैं सर, उससे सर उनका बोझ थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है सर। तो उनसे उनका बोझ कैसे कम होगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको जो काम करना है वो तो ऑलरेडी करेंगी। वो सर तो करेंगे ही सर, लेकिन मेरे लेकिन पूछने सर का मतलब विषम है पर। कि आंगनबाड़ी दीदियों को अन्य कार्यों के लिए भेजा जाता है, जैसे अगर चुनाव में कभी हो, पोलियो का टीका पिलवाना हो, है ना, पोलियो का जी जो सर। टीका लगवाना हो, तो जी सर। वो सब काम के लिए उनको भेजा जाता है। तो जी सर। उस कार्य बोझ को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। उनको उन सारे कार्यों से हटा देना चाहिए, नए लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए, दोनों समांतर रूप से चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। नहीं सर, जो सर जनगणना को भेज दिया जाता है सर, उसमें थोड़ा सा सुझाव देना चाहेंगे सर कि जो प्राथमिक शिक्षक वाले जो शिक्षक होते हैं सर, उनको सर इसमें ज्यादा जोड़ा जाता है। और सर जो आंगनबाड़ी सेविकाएं होते हैं सर, उनको प्रॉपर आंगनबाड़ी में ही रखा जाता है सर। और पोलियो को ड्रॉप वगैरह तो दिया दिए का कार्य दिया ही जाता है सर। अच्छा चलिए, G20 और G7 दो ग्रुप है। जी सर। जी सर। वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आप सोचते हैं कि G20 और G7 को मर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। नहीं सर, दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग है सर, इसको मर्ज नहीं किया जाए मेरे विचार से तो सही रहेगा सर। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि G7 के देश जो हैं
वो G7 का जो प्लेटफॉर्म है वो कम लोकतांत्रिक है और अधिक संपत्तिशाली है। तो वो विश्व ऑर्डर को केवल 7 देश निर्धारित करते हैं। अगर वो विकासशील देशों के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो विकासशील देशों को अधिक सुना जाएगा मर्जर से। सर विकासशील देशों को तो सुना जाएगा सर, लेकिन सर जो विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है सर, G20 के माध्यम से सर विकासशील देशों के पास आदान प्रदान किया जाता है सर उस टेक्नोलॉजी का, और वैश्विक अर्थव्यवस्था का सर विकास किया जाता है सर। तो फिर G7 की आवश्यकता क्यों है कि एक केवल 7 देश विश्व ऑर्डर को क्यों निर्धारित करें? 2 लोग से अच्छा निर्णय 2 से अधिक लेते हैं और 3 लोग से अच्छा निर्णय 3 से अधिक लोग ले सकते हैं। तो 7 लोग से अच्छा निर्णय 7 से अधिक लोग ले सकते हैं। तो लोकतंत्र का साधारण नियम है। लेकिन सर जो कल्याणकारी, बोलिए। सर बोलना चाह रहे थे कि जो G7 देश है सर, वो जो UNSC में जो सर 5 जो शक्तिशाली देश है जिसको अस्थायी सदस्यता मिला है सर, रूस को छोड़ के बाकी सभी चारों देश में उपलब्ध है सर, जो वीटो पावर रखते हैं सर। तो क्या वीटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए, जारी रखना चाहिए? सर जारी रखना चाहिए। क्यों, ये विशेषाधिकार का मामला नहीं है? सर विशेषाधिकार का मामला है सर, लेकिन जिसके पास जो सर शक्तिशाली देश है सर, उनके पास जो वीटो पावर जो दिया गया है सर, वो तो रहना ही चाहिए सर। क्यों, उससे क्या फायदा है? वीटो के 3 फायदे 2-3 बताइए। सर अगर जो वैश्विक स्तर पर सर युद्ध वगैरह होता है सर, तो किसी देश के द्वारा वीटो लगाकर रोका जा सकता है सर। किसी देश के द्वारा वीटो लगाकर युद्ध को जारी भी तो रखा जा सकता है सर, लेकिन सभी का समर्थन होना चाहिए सर। नहीं, अगर रसिया यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध करता है और यूएन में आप कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो वो अपने पक्ष में वीटो कर देगा और यूक्रेन को बर्बाद करता रहेगा। वीटो तो अशांति के लिए भी यूज हो रहा है। सॉरी सर, इसके बारे में जिस संस्था की, क्या आपको लगता है कि जिस संस्था की स्थापना ही लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हुआ था वो स्वयं में अलोकतांत्रिक है, इसको जारी रखना चाहिए? ये सर जारी रखना चाहिए सर। ठीक है, अभी भी आप कहते हैं कि जारी रखना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के बारे में आपने सुना है? ये सर क्या है कल्याणकारी राज्य? सर कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है सर कि जो सरकारें हैं सर, राज्य सरकारें हैं सर, उनके द्वारा सर अपने नागरिकों के लिए अपने बजट के अनुसार सर लोक कल्याणकारी कार्य करना सर। इसका प्रावधान सर भारत के संविधान के भाग सर 4 में किया गया है सर। 36 से 51 आर्टिकल के तहत सर DPSP का प्रावधान किया गया सर। अच्छा, तो DPSP के तहत क्या प्रावधान है? मतलब ये कल्याणकारी जो ये निर्देश हैं, क्या इसके बारे में बोला गया है? इनको कब लागू करना चाहिए था? सर अगर जो राज्य सरकारें के पास अगर जो सर संसाधन उपयुक्त है सर, तो लागू कर सकती है। अगर सर संसाधन कम है सर, तो सरकारें नहीं लागू कर सकती। ये सर न्यायालय में सर बाध्यकारी नहीं है सर। क्या आपको लगता है कि आजादी के बाद से आज तक के सफर में भारत एक राज्य के रूप में भारत के पास संसाधनों में वृद्धि हुई है? ये सर आजादी के बाद सर वर्तमान में सर भारत सर फूड में सर यानी खाद्यान्न में सर आत्मनिर्भर बन चुका है सर। जो सर 1951 में जो आजादी हुआ था उस समय सर भारत खाद्यान्न में सर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था सर। यानी कि कुल मिलाकर भारत एक राज्य के रूप में भारत के पास संसाधनों में वृद्धि हुई है। अगर अभी आपको फिर से मूल अधिकार और कल्याणकारी राज्य का अध्याय लिखने को दिया जाए तो राज्य के सामर्थ्य को देखते हुए कल्याणकारी राज्य के प्रावधान यानी कि नीति निर्देशक तत्व में से ऐसे कौन से प्रावधान है जिसको उठाकर आप मूल अधिकार में रखना चाहेंगे कि इनको निश्चित ही लागू किया जाना चाहिए? अब सही समय आ चुका है। सर जो आर्टिकल 40 है सर, ग्राम पंचायत की संकल्पना सर, उसको लागू किया ही जाना चाहिए सर। वो तो लागू हो चुका है 73वीं 74वीं में, 1992 में हो चुका है। आप काफी पीछे चल रहे हैं, 20 साल। अभी के अनुसार बताइए। अभी के अनुसार सर एक आर्टिकल 44 है सर, समान नागरिक संहिता है सर, जो DPSP में सर, उसको सर लागू। इसका संसाधनों से क्या रिश्ता है? संसाधन बढ़ने से समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए?
अच्छा, संसाधन के लोग लेके सर आर्टिकल 39 का डी है सर, जो समान कार्य के लिए समान वेतन है सर, उसको भी लागू किया जाना चाहिए ये सर तो मौलिक अधिकार की ये तरफ। तो आपका ये तो आपका कम संसाधन रहे, अधिक रहे, महिला पुरुष को बराबर मिलना चाहिए, तो लैंगिक न्याय है तो होना ही चाहिए। पोषाहार वाला लागू किया जाना चाहिए। यस सर, किया जाना चाहिए सर। काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। यस सर, रोजगार के अधिकार को सर मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए सर। चलिए, समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व में तो है ही। जी सर। आपको पंथ निरपेक्षता जो प्रस्तावना में जिसकी चर्चा है उसको देखते हुए जी सर। और मूल अधिकार के अध्याय में धर्म के अधिकार को देखते हुए, धार्मिक जी स्वतंत्रता सर। के अधिकार को देखते हुए, क्या नागरिक संहिता को, समान नागरिक संहिता को बाध्यकारी बना देना चाहिए? ये कहीं से कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है किसी चीज में? सॉरी सर। चलिए, प्रस्तावना से आपको एक शब्द चुनना पड़े, सबसे सुंदर शब्द, जी सर। तो आप क्या जी चुनेंगे सर। अपने लिए? संप्रभुन सर, संप्रभुता सर। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता सर अपना डिसीजन खुद लेना सर, जैसे भारत के डिसीजन सर भारत खुद लेंगे सर, जिसमें वैश्विक देशों के द्वारा सर दबाव नहीं बनाया जा सकता सर। आपने कहा कि मार्केट पर एकाधिकार कंपनियां स्थापित कर लेती हैं। आपने क्रोनी जी सर। कैपिटलिज्म का नाम सुना है? सॉरी सर। उद्योगों और राजनेताओं का साठगांठ आपने सुना है? यस सर। तो उद्योग कई बार अपने लिए लॉबी करते हैं, नीति निर्माण को अपनी तरीके से प्रभावित करके लॉबी करते हैं। लॉबी का नाम सुना है आपने? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि लॉबी को वैध बना दिया जाना चाहिए, लॉबिंग को, या ठीक है अभी ऐसे रहने देना चाहिए, वैध नहीं बनाना चाहिए? ये ठीक ही रहने देना चाहिए सर। ऐसे रहने देना चाहिए। यस सर। तो इससे फायदा क्या है? सर इससे जो फायदा है सर, जो उद्योगपति हैं सर और जो नेता लोग हैं सर, जो उनके जो साठगांठ है वो सर रुकेगा सर, और उद्योगपति सर अपना विकास करेंगे और इसी नेता सर देश का विकास करेंगे सर। कानून नहीं होने से ही तो साठगांठ हो रहा है। अगर कानून होगा तो देश के लोगों को पता चलेगा कि कौन उद्योगपति अपने किस नीति के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और सरकार किस नीति से प्रभावित होकर कौन सा परिवर्तन कर रही है। सर इसके लिए तो सरकार का नीतिगत फैसला है सर, नीतिगत तो आप फैसला क्या होना चाहिए कहेंगे? सर। सरकार का फैसला तो ठीक है, आप क्या कहेंगे? सर सरकार हर तो व्यक्ति आपसे का है। सर, जी सर हर व्यक्ति का सर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है सर, आर्टिकल 21 के तहत सर। तो नेताओं के लिए जो सर और उद्योगपतियों के लिए जो सर कार्य है सर, उनको सर रहने देना चाहिए सर। तो यही तो बात है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है लोकतंत्र में। और आप ये जी भी सर। जानते होंगे कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी राय रखने का अधिकार है। तो क्या यस उद्योगपतियों सर। को अपने उद्योग से संबंधित राय रखने का अधिकार नेताओं के सामने नहीं मिलना चाहिए जो नीति निर्माण कर रहे हैं? सॉरी सर, इसके बारे में सर विशेष जानकारी नहीं है ठीक सर। है, कुछ अध्याय ऐसे हैं जो उस सशक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मूल अधिकार के अध्याय में से आप किस एक अधिकार को निकालकर बाहर करना चाहेंगे जो राजनीतिक सशक्तता को कम करते हैं? व्यक्ति की राजनीतिक सशक्तता को, नागरिक की राजनीतिक सशक्तता को। मूल अधिकार में से कौन सा एक अधिकार आप निकालना चाहेंगे जो राजनीतिक सशक्तिकरण को कम करता है नागरिकों के? ऐसा कोई अधिकार है मूल अधिकार में भारतीय संविधान के? नहीं सर, मेरे अनुसार तो नहीं है सर। अच्छा, आपके अनुसार नहीं है। जी निवारक सर। निरोध का नाम आपने सुना है? यस सर। निवारक निरोध क्या है ये जानते हैं आप? कोई सर व्यक्ति जहां अपराध तक न करे। हाँ, यस सर, यस सर। अपराध के बिना ही किसी को अरेस्ट कर लेना, उसको। सजा, हाँ, निवारक निरोध। तो इसको क्या हटाया नहीं जाना चाहिए मूल अधिकार के अध्याय से? नहीं सर, क्योंकि शक के आधार पर सर उनको सर उठाया जाता है सर, जो तो लगता है क्या कि सर शक के देश की आधार पर अखंडता उठाना अच्छा है? सर अगर जो लगता है सर कि देश की एकता है वो अखंडता में को खंडित कर रहा है सर, तो प्रशासन या पुलिस है सर, जिनको अधिकार है सर वो उठा सकते हैं सर। लोकतंत्र में
अधिकार जनता के पास होना चाहिए, प्रशासन या पुलिस को क्यों होना चाहिए? उसमें भी तब जब आपने अपराध किया है कि नहीं किया कोई नहीं जानता है। क्या ये नहीं कर देना चाहिए कि अपराध के बारे में जब तक आपको कोई पुख्ता सबूत न मिले या आपके संदेह का कोई मटेरियलिस्टिक आधार ना हो तब तक उसको न पकड़ा जाए? नहीं सर, ऐसा कई सारे अपराध होते हैं सर जो पहले से संगठित होते हैं सर, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता सर, और डायरेक्ट सर बहुत बड़ा क्षति कर जाते हैं सर, जैसे आतंकवाद सर। तो इस तरह के तो क्या गतिविधियों में सर संलिप्तता क्या रोकने के पुलिस लिए सर। क्या क्या भारतीय संविधान में जी सर। कार्यपालिका को ये प्रतिबंध है कि जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक आप अरेस्ट ना करें, या आप अपने शक के आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं? नहीं कार्यपालिका का सर, विवेकाधिकार है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है सर कि बिना शक के आधार पर हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सर। तो इसको हटाया नहीं जाना चाहिए? नहीं सर, नहीं हटाया जाना चाहिए सर। क्यों? इससे फायदा क्या है? ऐसा कोई चीज जो फायदा नहीं दे उसको हटाया जाना चाहिए, इससे फायदा गिनाइए आप। सर देश की आर्थिक व्यवस्था सर आर्थिक व्यवस्था, सॉरी सर, देश में सर शांति स्थापित होगा सर। दूसरा सर, देश की एकता और अखंडता सर स्थापित होगी सर। और तीसरा सर, जो गतिविधियों में शामिल होते हैं जैसे PFI सर, वर्तमान में सर ऐसा कुछ मिला था सर, तो जो आपको लगता जिसे है कि रोका जा आपको नहीं लगता है निवारक निरोध का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है? निर्दोष लोग इसमें पकड़े गए, हिरासत में लिए गए हैं। सर देश ब्रिटिश काल में सर रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून था सर, जिसे नो वकील नो अपील नो दलील कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सर इसका हमें दुरुपयोग दिखता हुआ नहीं दिख रहा है सर। कैसे? आपके पास कोई आंकड़ा है? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि इसका काफी दुरुपयोग होता है और आप कह रहे हैं कि नहीं होता है। राज्य और शासन केवल आपके पूर्वाग्रहों से तो नहीं चलेगा ना, ये आपका आधार है। आप सोचते हैं, कोई आंकड़ा दीजिए आपकी नहीं हो रहा है दुरुपयोग। कोई समिति का आंकड़ा है आपके पास? नहीं सॉरी सर। मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारतीय जो संविधान है या जो अपना कानून है CRPC, मृत्युदंड को खत्म कर देना चाहिए या जारी रखना चाहिए? सर वर्तमान समय में सर जारी है सर, तो जारी ही रखना चाहिए सर। लेकिन कुछ देशों के द्वारा सर इसे बोला गया है, भारत में वर्तमान सर समय में जारी है तो जारी रखना चाहिए, ये क्या होता है? अगर वर्तमान में सती जारी रहता तो आप क्या कहते? नरेंद्र कुमार ये कहते कि सती जारी रहना चाहिए? सर मेरे से जो पर्सनल सवाल पूछा जा रहा है कि अपना राय दीजिए सर, तो इसमें मैं राय देना चाहूंगा सर कि मृत्युदंड सर ऐसे आमतौर पर समाप्त होना चाहिए सर, लेकिन जो संदिग्ध अपराध है सर, जिसमें सर बहुत बड़ा क्षति होता है सर, उसमें सर मृत्युदंड होना चाहिए सर। जघन्य अपराध सर। जी सर। नरेंद्र आपका नाम है जो विवेकानंद का बचपन का नाम था, है ना? यस सर। विवेकानंद से आप काफी प्रभावित हैं, उन्हें पुरुषार्थ का दार्शनिक माना जाता है। पश्चिम को विवेकानंद से क्या सीखना चाहिए? सर विवेकानंद स्वामी का सर जो सोच था सर कि जो सनातन धर्म को लेकर सर कि पूरा विश्व में स्थापित करना सर, वो उनको सर शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए सर कि कैसे पूरा विश्व को सर वो लोग भी हिंदू धर्म को स्थापित करें, सनातन धर्म को स्थापित करें? नो सर, जो जिस धर्म में सर अपने धर्म को श्रेष्ठ माने सर, और विश्व को एक बंधुत्व कुटुंबता की तरह सर ट्रीट करे सर। सरकार सर उन लोगों को सब रहने के लिए सर बाध्य करती, रहने नहीं देने देती है सर। तो वो लोग सर किसी अपने जीविकोपार्जन के लिए सर दूसरे देश या फिर दूसरे स्टेट सर जाते हैं सर, तो उसको शरणार्थी बोलेंगे सर, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी सर उदाहरण। आप एक बाल विकास अधिकारी हैं। जी सर। और कटिहार पूर्णिया जैसे किसी इलाके में आपकी ड्यूटी है जहां बांग्लादेश से काफी शरणार्थी आ रहे हैं और म्यांमार के कुछ रोहिंग्या शरणार्थी भी आ गए हैं। जी सर। उनके बच्चों का एडमिशन उस आंगनबाड़ी में नहीं है। जी सर। लेकिन वो वहां की है नहीं, उनका निवास कुछ नहीं है वहां, लेकिन उनके बच्चे भूखे रहते हैं। तो वो आंगनबाड़ी में खाना खाने के लिए वो बच्चे आ जाते हैं और आंगनबाड़ी दीदी आपको शिकायत करती है कि हमारे पास जो बजट है वो तो जो यहाँ के निवास हैं उनके आधार पर है, उनका ही हम नाम लिख सकते हैं, उनकी हाजिरी बना सकते हैं, तो इनका तो निवास है नहीं और ये खाना खाने आ जाते हैं, तो मैं कहाँ से इसको मैनेज करूं? तो आप उनको क्या सलाह देंगे?
सर वो जो प्रॉपर सर जो जो भी शरणार्थी सर आए हुए हैं सर, उनको मैं सबसे पहले सिफारिश करूंगा सर कि अपनी नागरिकता यहाँ सुनिश्चित करें सर, और भारत की नागरिकता पहले स्थापित करें सर। नागरिकता तो लेने में बहुत समय लगता है। आपको नहीं पता है कि नागरिकता जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है उसमें बहुत वक्त लग सकता है। जी आप सर, तो खाना के बिना 2 दिन 3 दिन जीवित रह सकते हैं, महीनों जीवित नहीं रह सकते हैं, और नागरिकता महीनों बाद, वर्षों बाद भी मिलती है। जी सर, जी सर, तो उनके लिए सर ये प्रावधान करूंगा सर कि सर अतिरिक्त राशन की मांग करूंगा सर। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि देश के संसाधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा? क्या उनके लिए क्यों सोचना जरूरी है? वो सर नैतिक जिम्मेवारी बनता है सर ऐसा करना सर। नैतिक जिम्मेदारी है। यस सर, चलिए ठीक है। थैंक यू सर। जी नरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। थोड़ा साउंड में डिस्टरबेंस हो सकता है आसपास में। जी ये बताइए कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सहज रहिए। आज आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है, आज आपका यस इंटरव्यू सर। है। बहुत कम लोगों को इतना मौका मिलता है। तो जी सर। ये बताइए आपकी हॉबी क्या है? कुछ क्या करने आपको अच्छा लगता है कुछ? सर हम बच्चों को पढ़ाते हैं सर, जैसे जब भी फ्री होते हैं सर तो बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, चलिए अच्छी बात है। जी सर। तो फ्री में पढ़ाते हैं या उसका कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं? नहीं सर, हम फ्री में पढ़ाते हैं सर, जैसे कि कहीं भी हमको मौका मिलता है सर, तो जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े हुए बच्चे हैं सर, जो या विकलांग बच्चे हैं सर, या बाल श्रम से जो छुड़ाए हुए हैं बच्चे सर, इस सब बच्चे को सर पढ़ाने में सर हमें अच्छा लगता है सर, ये मेरा हॉबी है सर। अच्छा, आप इस हॉबी के प्रति क्यों अट्रैक्टेड हुए? कुछ खास वजह या कुछ इंसिडेंट या कुछ ऐसा? क्योंकि हमें लगता है सर कि जो बच्चे होते हैं सर, जो 0 से 6 बरस होते या 10 बरस के जो बच्चे होते हैं सर, उनको जो प्राथमिक प्राथमिक जो उनका जो शिक्षा होता है सर, वो आने वाले सर भविष्य को सर निर्धारित करते हैं सर, इसीलिए सर। कल को आप ऑफिसर बन जाइएगा, सीडीपीओ, तो ये बच्चों का फिर पढ़ा पाइएगा तो नहीं? तो फिर क्या होगा? नहीं सर, मैं जब जब भी मौका मिलेगा सर तो पढ़ाना चाहूंगा सर। ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है? सर इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का कुछ खास रीजन, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से स्नातक करने का? सर क्योंकि स्पेसिफिक विषय लेना था सर, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा उस समय इंटरेस्ट दिखा सर पढ़ने का सर। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट था इसीलिए, या इकोनॉमिक्स में कोई आपको आगे स्कोप नहीं बनाना था कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। हालांकि सर मेरा बीपीएससी में सर एक प्रोजेक्ट मैनेजर नाम का पोस्ट है सर, उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ है सर, तो जो इकोनॉमिक्स के लिए सर एलिजिबल थे सर, तो उसमें भी करियर बना सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जो आपने की है, वो आपको जी एज ए सर। सीडीपीओ में आप जब जॉब पे आएंगे तो कैसे मदद कर सकती है? क्या कुछ मदद मिलेगा या नहीं? सर सर मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा सर। जो सर सीडीपीओ में सर जो बच्चों से संबंधित जो बजट का प्रोविजन है सर, उसे बिहार सरकार के द्वारा कभी कभी सर कम बजट दिया जाता है सर, उसको सर संतुलित करने का प्रयास करूंगा सर। और जो डेटा जो सरकार के पास सर जो कम है सर, उसको सर मैं मैनेज करूंगा सर। और दूसरा जो स्टैटिकल ग्राफ होता है, जो सांख्यिकी विधि से जो बनाते हैं सर रिपोर्ट वगैरह, उसमें सर मदद कर सकता हूँ सर। जो बजट आपको ग्रांटेड रहेगा उसमें आप कैसे बदलाव कर सकते हैं? सर किसी समय सर बजट का अभाव भी होता है सर, या बजट कहीं और खर्च हो जाता है सर दूसरे कार्यों में सर, जैसे जो रिवॉल्विंग फंड होता है ना सर, उसी उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि कुछ जी सर। महिला से संबंधित जो योजना अभी चल रही है, महिला विकास या फिर आपका चाइल्ड से रिलेटेड, कुछ उनका जी सर। नाम बताइए जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। सर महिलाओं से संबंधित सबसे बड़ी सर बिहार सरकार की योजना है सर जीविका परियोजना सर, जो सर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है सर। और सर दूसरा है सर एक हुनर योजना है सर, और तीसरा सर अभी वर्तमान में 2021 में सर मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना है सर, महिला एवं युवा उद्यमी योजना सर, जिसके तहत सर 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 लाख अनुदान है सर, और 5 लाख रुपया सर जमा करना है सर, वापस करना है सर, जो 84 किस्तों में होगा 7 वर्षों के लिए सर, महिलाओं के लिए सर। और बच्चों के लिए?
सर बच्चों के लिए सर जैसे कि राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जा रहा है सर, और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए सर एक पोर्टल है सर, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम सर, जो बिहार सरकार के द्वारा 12 जून 2016 को शुरू किया गया था सर। और तीसरा है सर एक पोषण ट्रैकर है सर, जो बच्चों के जो पोषण दिया जाता है सर उसको ट्रैक किया जा सकता है सर कि लाभार्थी को मिला लाभ या नहीं मिला, इसको ट्रैक करने के लिए सर। अच्छा, आज आपने कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा? सॉरी सर, अभी तक तो नहीं पढ़े हैं सर, अब पढ़ लूंगा सर। ओके, तो कल का पढ़ा होगा? यस सर। कुछ इम्पोर्टेंट बताइए न्यूज़। सर विपक्षी दलों का सर पटना में मीटिंग हुआ था सर, तो 23 जून को सर, और आई सर G20 का सर जो लेबर ग्रुप का मीटिंग है सर पटना में ही हुआ है सर 22-23 जून को सर। और एक टाइटन पनडुब्बी है सर, जो टाइटैनिक जहाज का टूरिज्म करने के लिए गया था सर, जो 5 अरबपतियों के साथ, जो सर मिसिंग डूब गए सर, जिसमें सारे लोग विस्फोट के कारण मारे गए सर। चलिए ठीक है। और अच्छा ये बताइए, आप सबसे पहले जब सीडी को बंद करके जाइएगा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? कहीं भी किसी भी जिला में, कहीं भी प्रखंड में अगर पोस्टिंग होती है, तो सबसे पहले आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? सर पहली प्राथमिकता होगी सर कि जो बच्चे जो सर प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते हैं सर, उनको मैं कोशिश करूंगा सर कि प्रॉपर ड्रेस में आए। और दूसरा सर जो खाना में सर अनियमितताएं होती है सर, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा सर। और उस उनमें सर जीविका दीदियों का सहयोग लेना चाहूंगा सर, और सरकार की जो योजनाओं है सर उसको सर लागू करूंगा सर। ठीक है नरेंद्र जी, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसा लगा आपको नरेंद्र जी? सर उतना ठीक तो नहीं रहा सर, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जवाब नहीं दे पाए सर कुछ क्वेश्चन का सर। अच्छा, और कहाँ सुधार की जरूरत है, आपको क्या लग रहा है? सर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, और देखिए जो LSW तो सर LSW तो मुझे ठीक लगा सर, कि लगता है कि एक लेवल का तैयारी हो गया सर। देखिए सबसे पहली बात है कि जब आपके पास कोई तर्क नहीं हो तो स्टैंड बदलना कोई गुनाह नहीं है। जैसे कि वीटो पे आपने स्टैंड नहीं बदला कि नहीं सर वीटो तो रहना ही चाहिए, जबकि इसका कोई फायदा आप नहीं गिना पा रहे हैं। जी सर। निवारक निरोध को सर रहना ही चाहिए मूल अधिकार में, लेकिन उसका कोई फायदा आप नहीं गिना पा रहे हैं, है ना। G20 और G7 को मर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है मर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पक्ष में आपके पास एक तर्क होना चाहिए। जैसे ही मैं बोला कि ये होना, जैसे ही मैं बोला कि नहीं जी से केवल 7 देश जो है वैश्विक व्यवस्था को क्यों निर्धारित करें, तो आपको ये कहना चाहिए कि सर विश्व व्यवस्था निर्धारित होगी, उसका भविष्य G20 ही है, लेकिन विकसित देश अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से आपस में निर्णय लें, ये भी कोई बुरा नहीं है। अगर एक विकसित देश की प्रगति होती है, विकसित देश की उन्नति होती है, तो निस्संदेह उसका फायदा विकासशील देशों को भी होगा। G7 की भूमिका इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वो G20 को बाईपास करे। G20 से नीचे अगर उसकी भूमिका है तो बुराई नहीं है, है ना, उसको ये कहना चाहिए। और वीटो में जो है, वीटो में आपको बहुत सेफ लेना चाहिए कि ठीक है इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। जो 1942 में जो स्थितियां थी अब बहुत बदल चुकी हैं, तो बदले हुए स्थिति के अनुसार वीटो पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जी सर, है ना। और वीटो पावर को लगाने के लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए कि अगर रसिया यूक्रेन से युद्ध कर रहा है तो वो वीटो पावर भी लगा रहा है, तो कम से कम ऐसा क्लाउज आना चाहिए कि जो देश स्वयं एक पार्टी है वह वीटो का इस्तेमाल ना करे। ये सब सेफगार्ड लेना चाहिए जहां दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है जी सर। लॉबी में भी आपने अपना स्टैंड नहीं बदला। स्टैंड नहीं बदलना या बदलना बड़ी बात नहीं है, आप जिस पे हैं उसके लिए आपको तर्क होना चाहिए। आप मेरी बात भी मान रहे हैं लेकिन डिसीजन आप अपना रख रहे हैं फाइनल, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार ठीक ही है, और बीच में इंटरप्शन थोड़ा आप कम करिए, जैसे कि मैं बोलने लगता हूं तो आप थोड़ा कम हो जाइए, है ना, वहां चुपचाप सुन लेना है बीच में। और बोलना है तो एक साइड से बोल के फिर अपना स्टे ले लेना,
ऐसा नहीं कि बोले फिर अब जब मैं पूछने लगा तो फिर 10 सेकंड बाद आप भी शुरू हो गए आंसर देने के लिए, कुछ बचा हुआ ऐसा था जी तो। सर। बाकी रोहिंग्या जो शरणार्थी है उस पे जवाब आपका ठीक था, है ना। कुपोषण जी दूर सर। करने के जो है ठोस उपाय आप देख लीजिएगा, केवल सरकार की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ जी कि सर। आंगनबाड़ी दीदियों को कार्य का अत्यधिक बोझ है ना। जी सर। तो जी उसमें सर। आपका एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि सर आंगनबाड़ी दीदी को कार्य का अत्यधिक बोझ है, लेकिन ऐसा देखा गया है वर्तमान में तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य में, अगर एक अतिरिक्त व्यक्ति की उसमें नियुक्ति की गई है जो केवल बच्चों जी के सर। शिक्षा और उस पर ध्यान देगा, शिक्षा को, प्री स्कूल जो एजुकेशन है, तो उससे जी सर। रिजल्ट में जो है लगभग 43-45% की वृद्धि हुई है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है, इसको लागू किया जाना चाहिए, है ना। यस सर। और जो जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, अगर मुझसे राय पूछा जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। देखिए, राय जी आपसे ही सर। पूछा जा रहा है, हिसाब आपका ही है, लेकिन उसको दोहराना नहीं है। उसमें ये कह यस देना है सर। कि सर मेरी सीमित जानकारी के अनुसार तो यही होना चाहिए, अब मुझे आगे देखना पड़ेगा। तो ये हुआ यस एक। सर। और जब आप कहते हैं कि मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक स्कूल ऑफ मतलब थॉट है ना। आप एक विचार जी का सर। स्कूल है कि हाँ भाई ये इस विचार, इस स्कूल से यही विचारधारा निकलेगी और इसको मानना पड़ेगा। मानना है तो नहीं मानो, कम से कम इसको कंसीडर करो कि एक विचार है। भाई हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी बहुत छोटे लोग हैं। विद्वानों लोगों में जी भी सर। मतभेद होता है, उनकी भी अलग अलग। तो हम किसी एक स्टैंड में बैठे, किसी एक पाले में बैठे, तो हमारे पास वो तर्क होना चाहिए। और अगर हमारा तर्क, मान लीजिए कोई हम तर्क दे ही रहे हैं और सामने वाले उस तर्क को बहुत मजबूत तर्कों से काट रहा है, तो हमें जी सॉरी सर। कह देने में कोई बुराई नहीं है, कह देना चाहिए सॉरी, यस सर। यस है सर। ना। जी सर। अगर सॉरी कहने से आपका 5 नंबर बढ़ जाता है तो बुराई नहीं है। वो जी सर। सॉरी जवाब देने से बेहतर है गलत जवाब देने से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी सर लोग बोलेंगे आपको। थैंक यू सर। ये देखिए कि जी आपका जो सर। है ना एक्सप्रेशन जो है ना चेहरा का, वो जी साफ सर। दिख रहा है कि आप इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा। एकदम जी ऐसे सर। करके नहीं सर, ऐसे ऊपर नीचे, इससे पता चल जा रहा है कि आप सामने वाले जो प्रश्न कर रहा है उससे आप इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है ना, जी जी ये सब सर। चीज नहीं देखिए। चेहरा का एक्सप्रेशन एकदम एक जैसा रखिए और एंथुसियास्टिक रखिए कि हम इंटरव्यू अगर दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हम बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मतलब हमको अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको हम ग्रैब करें। आप सामने वाला, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि नवीन सर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको लग रहा होगा कि मतलब टफ टाइप से लग रहा होगा, या कुछ भी आपको मन में चल जी रहा सर। होगा। आप जी नहीं, सर। ये जो अभी भी जो आप किए ना, जी सर, ऐसे नहीं करना है। ये एक्सप्रेशन से जी पता सर। चलता है कि सामने वाला कि आप इरिटेट हो रहे हैं। और जब आप इरिटेट यहाँ के 10 मिनट के इंटरव्यू से हो रहे हैं तो आप वर्क प्रेशर से तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाइएगा। आप यस समझे इस सर। बात को, व्यू पॉइंट बनेगा। दूसरा चीज है, आप जी सर जी सर जी सर बहुत बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इतना नहीं बोलना है कि जी सर G20 में जो देश है जी सर, वो जो G7 का देश है सर, वो दोनों में सर वो डिसीजन नहीं होता है सर, ऐसे करके नहीं बोलना है। इरिटेट हो जा रहे हैं लोग, समझे। आप एक बार जी सर बोलिए, हमेशा नहीं बोलना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा चीज है कि जो मैंने पूछा कि आपको इकोनॉमिक्स के क्या यूजफुल लगेगा, तो उसको थोड़ा और ढंग से देखिए। आप ये नहीं बोलिए कि बजट में हमको मिलेगा उसको हम बदल देंगे, ये करेंगे, ऐसा आपके अंदर जो दायरा रहेगा आप उसी दायरे में काम कीजिए। इकोनॉमिक्स का नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज आप कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा चीज है कि मैंने पूछा कि आप इकोनॉमिक्स का, हाँ, तो दूसरा है कि अगर इकोनॉमिक्स का मैंने पूछा है कि आप इकोनॉमिक्स क्यों लिए, क्या लिए, तो नहीं सर ऐसे ही बस ले लिए। उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रिजल्ट में क्यों घुस रहे हैं। आप हो सकता है मान लीजिए कि कुछ पर्सनालिटी वहाँ ऐसे होंगे जिनको ये चीज बुरा लग जाएगा, कि वो लगेगा कि अरे बंदा शो ऑफ कर रहा है, कि हमको ये भी इंटरव्यू का कॉल आया है या ये भी इंटरव्यू कॉल आया है। या कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे कि अरे ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर में इंटरेस्टेड है तो इधर आएगा नहीं, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में आप फंस जाइए। तो वो चीज शो नहीं करना। इकोनॉमिक्स क्यों लिए, क्योंकि सर मुझे रुचि थी, ये शो नहीं करना है कि हम सर नहीं ले रहे थे, बस ऐसे ही ले लिए। ठीक है ना, ये सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा काम करिएगा। और आपका ये तो सब नवीन सर ने बोला है, मेरे से अगर पूछा जाए, अरे आप ही से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा है। ठीक है ना,
तो ये बात को रिपीट नहीं करेगा। दूसरा, न्यूज़पेपर के बारे में मैंने पूछा तो ये जवाब क्या हुआ कि आज नहीं सर, आज तो नहीं पढ़ पाए। आप इसको अगर बोलिएगा भी तो बहुत हम्बली बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि सॉरी सर आज मुझे मेरे वक्त नहीं मिल पाया, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर जब भी मैं वापस जाऊंगा तो इसे देख लूंगा। हाँ, कल का मैंने देखा, खुद से बोलना चाहिए कि सर कल का मैंने देखा है, तब उसमें फिर क्वेश्चन बनता है। और दूसरा चीज है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा चीज न्यूज़पेपर में जवाब दीजिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस चीज से रिलेटेड होता है। विपक्षी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, जाइएगा, एकदम गारंटी है। इस चीज से बचिएगा। जो पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है ना, देश में हो रही है, वो सब पे ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेशन पे हम आपको खास कर बोलेंगे, एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। आपका एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है ना। अच्छे से रहिए, स्माइलिंग वे में रहिए, इरिटेट नहीं होना है। 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं आता है तब भी जरूरी नहीं है मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिले आपको लास्ट में जिसमें आप एकदम अच्छे से जवाब दीजिएगा, तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज नहीं है। रॉलेट एक्ट, कहाँ कहाँ आप घुस जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आप कहीं उसको आप जबरदस्ती उसमें घुस जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एकदम सीमित जवाब देना है। ज्यादा जवाब देने से ना उसमें आपको नुकसान होता है, उसमें आप फंसिएगा। उसी आपसे और आपको नवीन सर चाहते तो और अंदर 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 लेके जा सकते थे, पूरा इंटरव्यू उस पे चला जाता और फिर आपको आप इरिटेट हो जाते, मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बाकी सब तो ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ। एक और समान नागरिक संहिता पर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी करंट में इशू है और आपका इस पे जो जवाब है वो बहुत मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है कि सर अभी लागू हो जाना चाहिए, अब स्थिति ऐसा आ चुका है कि हो जाना। आप अपने तर्क को जो है ना विधि आयोग के उससे सब्सटेंशिएट कीजिए कि लॉ कमीशन का रिपोर्ट हो गया या फिर रिपोर्ट हो लॉ, गया, ये सबने क्या कहा है ये सब बोलिए। अभी सर विधि आयोग ने ये कहा है रिपोर्ट को, विधि आयोग 2018 में कहा था कि नॉट नेसेसरी है ना, अभी जरूरी भी नहीं है और नॉट डिजायरेबल है। तो लेकिन अब फिर से विधि आयोग को ये दिया गया है, तो अब वो सर क्या रिपोर्ट देता है, वो तो ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से देगा। तो आपको केवल डायरेक्ट पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं जाना है कि सर अब वो स्थिति आ गई है कि लागू कर देना चाहिए, है ना। और संसाधन का समान नागरिक संहिता से क्या रिश्ता है? संसाधन का तो उससे रिश्ता है, समान नागरिक संहिता का सामाजिक स्टेटस से रिश्ता है। समाज में शांति और सौहार्द है, विश्वास कायम है तो लागू होना चाहिए, दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। और आपका ये होना चाहिए वे फॉरवर्ड कि सर इसको ऊपर से थोपने की बजाय बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए। पहले लोगों को तैयार करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए और उन लोगों से खुद आवाज उठे तो इस पे आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक साथ समान नागरिक संहिता लागू करने की बजाय टुकड़ों में लागू किया जाना चाहिए। जैसे पहले की विवाह के लिए सबके लिए समान कर दिए, 3 तलाक को समान कर दिया, फिर उत्तराधिकार सबके लिए समान कर दिया। इस तरह से सर अपने आप समान नागरिक संहिता आ जाएगी, है ना। इस तरह एक मतलब आपको एक ऑफिसर के रूप में इस तरह से जवाब देना है। और जो इरिटेट वाला मामला है, ठीक है, मैं जान रहा हूं कि आप फंस रहे हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आप फंस रहे हैं, तो उसमें इरिटेशन नहीं दिखाना है चेहरे पे, ठीक है सर मैंने तो नहीं पढ़ा, ऐसा कोई बात नहीं। अरे इरिटेशन है, उसके बाद भी हम अपना जवाब जो बहुत पोलाइट वे में देंगे, वो भी आपका एक इम्तिहान है कि इरिटेशन के बावजूद आप मैनेज करते हैं, वो आपका मार्क्स खींच के लाएगा, है ना। नहीं जानने के बाद अपने आप को आप मैनेज करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है नरेंद्र जी। थोड़ा सा एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि थोड़ा सा हिल डोल रहे हैं, तो ज्यादा हिलना डोलना नहीं है वहां पे। थोड़ा सा एक्सप्रेशन नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होकर करिए। आपका जवाब सब सही है, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, हाँ कोई कमी नहीं है उसमें, आप लेकिन यंग थोड़ा कैंडिडेट हैं और सहज रहिए। सहजता बहुत देखेंगे वो लोग, एकदम नॉर्मल होकर जवाब दे रहे हैं। नहीं भी आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी सर, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से सॉरी बोलने से घबराना नहीं है, ये पोलाइट वे होता है। ये केवल आप इसको शामिल कर लेते हैं ना, तो इससे केवल आपका मार्क्स बढ़ जाएगा कि सॉरी सर मैं इसको देख नहीं पाया, सॉरी सर मैं इसको देख लूंगा, ये केवल, है ना। और एक बात स्ट्रिक्टली आपको याद रखना है, दिल पे नहीं लेना है और ये नहीं कहना सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए तो आप ही से पूछा जा रहा है, आप ही कराया जाना जा रहा है ना। ये 2-3 चीज आप, और ये दूर होने वाली चीज है, इसको आप आराम से दूर कर सकते हैं, तो इसको आप प्रयास कीजिएगा, समझे नरेंद्र जी। दर्पण रख करके भी अपने सामने दर्पण रख के भी उसमें बोलना है और देखना है कि कितनी बार हम जी सर बोलते हैं, कितनी बार कहते हैं मेरे हिसाब से, तो ये सब नहीं बोलना है। जी सर बोलने पे आप थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि वो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, उससे इंटरप्शन लगता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बोर्ड मेंबर अगर आप जवाब दे रहे हैं और बीच में ही टोक दे रहा है तब भी आपको रुकना है, इरिटेट नहीं होना। एक पोलाइटली वे में बोल सकते हैं कि माफी चाहूंगा सर,
मैं पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद जो है मैं आपको इस तरह से पोलाइट वे में आपको बोलना है, लेकिन सामने वाला जैसे मुंह खोलेगा आपको चुप हो जाना, ये ध्यान में रखिएगा। चुप हो जाना एकदम। ओके सर। और सामने वाला यदि बीच में टोकता है आपको, सामने वाला की मान लीजिए आप उत्तर दे रहे हैं और बीच में ही टोक दिया, तो उसके दो ही अर्थ हैं, या तो आप उत्तर में बहुत भटक गए हैं, या उत्तर वो जो चाह रहे थे आप वही दे रहे हैं और वो समझ गए कि ये उत्तर इनको आता है तो इनको किसी और एरिया में टेस्ट किया जाए, है ना। तो इसीलिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मेरा तो सुना ही नहीं, बीच में ही बोल दिया, ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप वो इम्तिहान वहां आप इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है, लेने नहीं गए हैं। और ये नेताओं का इंटरव्यू नहीं है कि भाई हमारा इस प्रश्न पे जवाब मन है देने का तो हम देंगे इस पे, ठीक है। तो ये सब चीज देखना है आपको, है ना। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।